तो मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होता है? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। और बायर और सेलर के बीच में जो भी एक्टिविटी होती है वो मार्केट इंटरमीडियरीज के द्वारा होती है। तो पहला जो है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रांसैक्ट इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, बायर और सेलर्स अपनी एक्टिविटी करते हैं किसमें, जो ऑलरेडी इशूड है या जो लिस्टेड हो चुकी है उन स्टॉक्स में ना। ठीक है। स्टॉक मार्केट सच एस एनएससी, बीएससी, एमएससीआई आर नेशनल वाइड एक्सचेंज। ये तीन एक्सचेंज जो है वो नेशनल वाइड है, एनएससी, बीएससी। ठीक है। ट्रेडिंग हैपन ऑन दिस एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल। इसमें जो ट्रेडिंग्स होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल्स के द्वारा होती है, जो कि विच फीचर्स एनोमिनस ऑर्डर मैचिंग, यानी कि ऑर्डर मैचिंग के द्वारा होती है। जैसे किसी ने 100 में बाय किया तो उसको 100 में ही किसी ने सेल किया, तो जहां पे ये मैच होता है वहां पे बाय और सेल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का बहुत अच्छी खासियत है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो अपॉइंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज। ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी भी हाई अपॉइंट किए रहते हैं, एंड क्लियरिंग बैंक्स भी उनके पास होते हैं, दैट मैनेज द फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट दैट अराइज आउट देव ट्रेड। जैसे कि अपन जो ट्रेड करते हैं उसके बाद क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी उसको एक क्लियर करता है, एक सेटल करता है। और क्लियरिंग की बैंक्स होती है जो फंड एंड सिक्योरिटीज को एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट्स को सेटल करती है। जैसे आपने बाय किया तो किसी से स्टॉक लेकर आपके डीमेट में आता है वो। ठीक है। आपने सेल किया तो आपके डीमेट से किसी और के डीमेट में जाता है। ठीक है। अब सेकंड होता है डिपॉजिटरीज। तो ये डिपॉजिटरी क्या होता है, आर इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज। ठीक है। डिपॉजिटरीज क्या करते हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स यूनिट ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्वेस्टर open a account with depositories through a registered depository participant. They also provide service related to transaction in securities held in dematerialized form, जिसको अपन डीमैट भी बोलते हैं। Currently there are two depositories in India that are registered with SEBI। तो दो अपने पास बीपीज है, पहला है सीडीएसएल और एक होता है एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये सीडीएसएल हो गया। और होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एनएसडीएल। इन दोनों के पास हमारी जो सिक्योरिटीज है वो डिपॉजिट रहती है। ठीक है। भले ही एक ब्रोकर से अपन खरीदते हैं या सेल करते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया, कोई भी ब्रोकर है वो डिफॉल्ट कर गया, तो आपका जो शेयर्स है वो सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास जमा होता है। आप उस ब्रोकर से हटा के दूसरे ब्रोकर को वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोकर डिफॉल्ट हुआ है, शेयर तो नहीं डिफॉल्ट हुआ है ना। तो ये इनका मेन काम है। तो शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ये डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। अब अगला है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी बोलते हैं ना जिसको। A depository participant is an agent of the depository through which it interfaces with investor and provide depository service. Depositories participant enable investor to hold and transact in security in the dematerialized form, which the investor level account in securities are held and maintained by the DP. The company level account of securities issued is held and maintained by depositories। ठीक है। ये क्या करते हैं, वही है डीपी जो एजेंट है वो क्या कर रहे हैं, विच इज प्रोवाइड इंटरफेस विथ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज। ठीक है। जो होल्ड करते हैं स्टॉक्स को
और ट्रांजेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं डीमैट फॉर्म में, जिसको अपन डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, किसी कोई क्वेश्चन है? सीडीएसएल, जो सीडीएसएल होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये क्या करते हैं, जैसे हमने किसी भी ब्रोकर से, सब ब्रोकर से बाय किया, तो बाय करने के बाद, ठीक है, मान लीजिए अपन ने इंट्राडे नहीं किया या कुछ भी, तो ये जो है इनके पास डिपॉजिट रहता है। ओके, ये जो है उनके पास सीडीएसएल के पास जमा रहता है, या एनएसडीएल, ये दोनों के पास जमा रहता है, लेकिन सीडीएसएल ज्यादा बड़ी कंपनी है। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इनके पास हमारे शेयर्स, बॉन्ड, ये सब डिपॉजिट के थ्रू रखे रहते हैं, वो भी ई फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा रहते हैं हम इनके पास। ठीक है, जब हम इनसे बाय या सेल करते हैं तो यहीं से वो उठा के दूसरे को ट्रांसफर भी करते हैं। ओके, क्लियर सर? और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विथ अप्रूवल ऑफ सेबी। ये जो पार्टिसिपेंट है उनको अपॉइंट कौन करता है? सेबी के अप्रूवल से अपॉइंट किया जाता है डिपॉजिटरी के द्वारा। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विथ अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, एनबीएफसीज एंड रजिस्टर्ड टू न इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपाइलिंग विथ रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय सेबी। ठीक है, अब इसको और थोड़ा क्लियर बता देता हूं। ओके, मोस्ट वेलकम। मेरा काम ही है डिटेल में पढ़ाना कि आप लोगों को ना क्लियर हो जाए। एग्जाम तो साइड में रखिए, अपना नॉलेज जो है ना, फाइनेंशियल फील्ड में नॉलेज ही काम आता है। ठीक है, अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विथ अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अप्रूव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, एनबीएसपी एंड रजिस्ट्रार, ये क्या होते हैं? एंड रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं? इशू और शेयर कर एज अ ट्रांसफर एजेंट, कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय सेबी, कैन बी रजिस्टर्ड एज डीपी। तो आपको समझ में आया कि डीपी कौन कौन बन सकता है? एनबीएफसी, स्टॉक ब्रोकर्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एज अ डीपी वर्क कर सकते हैं। ओके, जिनका काम क्या होगा? इशू एंड शेयर, इशू करना और शेयर भी करना। ओके, अब होता है अगला ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर क्या होते हैं? ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होते हैं? ट्रेडिंग मेंबर को स्टॉक ब्रोकर्स भी बोला जाता है। आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। दे फैसिलिटेट बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय और सेल करने का कोई भी स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में। ऑल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैव बी एसेंशियल कंडक्ट थ्रू रजिस्टर ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो रजिस्टर ब्रोकर है उसी के द्वारा बाइंग एंड सेलिंग या मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के जो ट्रांजेक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के, उनको किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, फर्जी नहीं, डुप्लीकेट। यानी कि आप हमेशा, आप भी अगर कहीं ओपन करें डीमैट अकाउंट तो उसको चेक कर लें कि भैया तुम रजिस्टर्ड ब्रोकर हो कि नहीं हो। ट्रेडिंग मेंबर कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, हु आर परमिटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब परमिट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ क्या लिखा है?
फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम प्रूडेंट रिक्वायरमेंट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सर जी आप लोगों को? ऑल क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर है इन्हें, आप कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, इन्हें क्लियर है। ऑथराइज पर्सन, अब ये ऑथराइज पर्सन क्या? ऑथराइज पर्सन इज एनी पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट, who is appointed by stock broker or trading member as an agent to reach out the investor across the country। जैसे कोई ब्रोकर है, ठीक है, उसके अंडर अगर हम काम करते हैं तो एज अ ऑथराइज पर्सन या एपी बोला जाता है, एज अ एपी काम करते हैं। ठीक है, जो कौन अपॉइंट करता है? स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी रहती है वो कंप्लीट करते हैं अपन, उसके बाद हम एपी बन पाते हैं, ऑथराइज पर्सन। A stockbroker may appointed one or more authorized person after obtaining specific prior approval from the stock exchange consent from each such person। कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, एक या एक से ज्यादा ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कर सकता है आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से प्रायर अप्रूवल लेने के बाद। The approval as well as appointment of APs is of specific segment of the exchange। ठीक है, अप्रूवल और अपॉइंटमेंट करना एपी वो एक्सचेंज का एक सेगमेंट है ना, अलग ही सेगमेंट है। ओके, सेबी हैज ईयरली अलाउड spread of sub brokership as well as authorized person network to expand the brokership। अर्लियर में अलाउ करता था, लेकिन सेबी बोर्ड in its meeting held on June 2018 decided that sub broker as intermediary shall cease to exist with effect from April 2019। all existing sub broker would migrate to become unauthorized person or trading member if sub broker meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange by law and sub SEBI regulation and by compiling with the regulations। ठीक है, सेबी बोर्ड्स का क्या था? पहले पहले सब ब्रोकरशिप क्या था? किसी को भी बना सकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर वुड माइग्रेट टू बिकम, उनको माइग्रेट करके ऑथोराइज पर्सन बनाया गया या ट्रेडिंग मेंबर, अगर सब ब्रोकर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है और सेबी के पूरे रेगुलेशन को कंपाइल करता है, तब उसे बनाया जाता है एपी। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियंस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कस्टोडियन से रिलेटेड। अ कस्टोडियन इज एन एंटिटी दैट इज चार्ज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग फंड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट्स। ठीक है, कस्टोडियन का क्या काम है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? होल्डिंग फंड एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट, है ना, हम सब उसी के क्लाइंट्स हैं। टिपिकली इंस्टीट्यूशन सच एस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, ये लार्ज क्लाइंट्स में क्या क्या आते हैं? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज का क्या काम है? यानी कि कस्टोडियन का सिक्योरिटीज को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। A custodian also settle transaction in these securities and keep track of corporate action on behalf of its client। ठीक है, इसके अलावा सेफ गार्डिंग के अलावा क्या काम है? ट्रांजेक्शन को देखना, सेटल करना, और कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है उसको ट्रैक करना ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, इट हेल्प इन, इनका मेन क्या काम है? इनका उपयोग मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट। ठीक है, क्लाइंट की सिक्योरिटीज और फंड अकाउंट्स को मेंटेन करना। कलेक्ट द बेनिफिट और राइट अक्यूरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड।
क्या करना है, बेनिफिट या जो भी राइट है क्लाइंट का उसको हेल्ड करना, उसको रखना अपने पास। कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म ऑफ दिस एक्शन, यानी क्लाइंट को इन्फॉर्म भी करना कि कुछ एक्शन हो रहा है या बेनिफिट कुछ आ रहा है या राइट है उसके। टेक और टू बी टेकन ऑन देयर पोर्टफोलियो, या तो खुद टेक करेंगे, क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करके क्लाइंट करेगा, या तो उनकी पोर्टफोलियो में खुद वो एक्शन लेंगे। ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसके बाद क्या है अगला, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब क्या है, इन्वेस्टर के पैसे को सेफ रखना, सिक्योरिटीज को सेफ रखना, सेटलमेंट क्लीन करना, ये होता है काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। क्लियरिंग एजेंसी इंश्योर दैट मेंबर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फंड और सिक्योरिटीज। ठीक है, फंड यानी पैसे और सिक्योरिटीज यानी कि उसको बराबर जो दे रहे हैं कि नहीं उसके मेंबर्स, उसको चेक करना। ठीक है, और उसको ऑब्लिगेशन करना यानी कि देना ही है, फंड देना ही है, सिक्योरिटीज देना ही है। दिस एजेंसी एक्ट एज लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड एंड गारंटी सेटलमेंट। ठीक है, ये लीगल है, लीगली इनको करवाना ही है, सेटलमेंट की गारंटी भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑल ट्रेड, जितने भी अपन ट्रेड करते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज और सेपरेट एंटाइटीज, या तो ये एक्सचेंज के पार्ट होते हैं या सेपरेट भी होते हैं कई जगह। ठीक है, ऑल क्लियर सर यहां तक। अब इसके अलावा आते हैं क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग बैंक्स एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। एवरी क्लियरिंग मेंबर नीड टू मेंटेन अ अकाउंट विद क्लियरिंग बैंक। जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, अकाउंट मेंटेन करना है क्लियरिंग बैंक के साथ। इट इज द क्लियरिंग मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट फंड आर अवेलेबल इन अकाउंट, यानी कि जिन्होंने भी क्लियरिंग मेंबर्स ने अपने अकाउंट्स उस बैंक में खुलवाए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें पैसे अवेलेबल रहे विथ क्लियरिंग बैंक ऑन डे टू डे पेमेंट, है ना। पे इन, जो पैसे आ रहे हैं उसके, उसकी जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उतने पैसे हैं कि नहीं आपके पास, नहीं है तो उसको कैसे भी एनी हाउ ऑब्लिक करना कि आपको तो पेमेंट देना है। पेमेंट डिफॉल्ट क्लियरिंग में नहीं होता है, पेमेंट डिफॉल्ट बहुत बड़ी चीज है। इनटू मीट ऑब्लिगेशन, हर जगह ऑब्लिगेशन एक वर्ड यूज हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, क्लियरिंग और क्लियरिंग के साथ ऑब्लिगेशन जुड़ा होता है। अराइजिंग ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इन द केस ऑफ पे आउट द क्लियरिंग मेंबर रिसीव, पे इन में देना है और पे आउट में रिसीव करेंगे अमाउंट इन देयर अकाउंट विद द क्लियरिंग बैंक ऑन पे आउट डे, पे आउट डे में उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियरिंग बैंक का काम है। ठीक है, और सभी को उसमें फंड मेंटेन करके रखना है जो भी जितनी भी उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जितनी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, क्लियरिंग मेंबर्स को, क्लियरिंग बैंक्स को जितनी भी जरूरत पड़ती है उतना क्लियरिंग मेंबर्स को अपने अकाउंट्स में पैसे रखने हैं। ओके। मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स आर इंटाइटीज रजिस्टर्ड विद सेबी। मर्चेंट बैंकर किससे रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी। एंड एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर। इशू मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं या तो, और लीड मैनेजर्स, ये तीन टाइप के काम करते हैं। दे हेल्प अन इशू एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट विथ अन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। इशूअर्स को हेल्प करते हैं सिक्योरिटी इशूज करने में। तो बोलते नहीं है मर्चेंट बैंकर कौन है, कभी आईपीओ आता है तो देखा होगा आपने कि नाम आते हैं कि कौन से, कौन है मर्चेंट बैंकर कौन है, तो कुछ बैंक्स के आप आईपीओ में जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं तो आपको, आप देखोगे कि नीचे मर्चेंट बैंकर्स के भी नाम लिखे होते हैं। ठीक है, दे आर सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट फॉर इशूअर्स ड्यूरिंग अ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी। जो नए आईपीओ आते हैं उसमें
They evaluate the capital need of issuers, structure appropriate instrument, get involved in pricing the instrument and manage the entire issue process. जो भी आईपीओ का जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें appropriate instrument, pricing, capital need of issuers, manage the entire issue process until the securities are issued. जब तक सिक्योरिटी इशू नहीं हो जाती और लिस्टेड नहीं हो जाती तब तक ये इसको पूरा मेंटेन करते हैं. They engage and coordinate with other intermediaries such as registrar, broker, banker, underwriter, and trading rating agency in managing the issue process. तो इनके साथ they engage and coordinate, यानी कि इनके साथ engage रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है इनका, जैसे रजिस्ट्रार्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, अंडरराइटर्स के साथ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो उसको रेट करते हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट और मिल के इशू को प्रोसेस करते हैं. ओके, अंडरराइटर्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे अंडरराइटर्स अपने पढ़ा था, अब ये क्या होता है? अंडरराइटर्स आर इंटरमीडिएटरीज इन द प्राइमरी मार्केट हु अंडरटेक to subscribe any portion of public offer of security which may not be bought by investors. ठीक है, जो पब्लिक के द्वारा बाय नहीं किया गया, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, उसको ये सब्सक्राइब करते हैं. अंडरराइटर्स, they serve important function in the primary market, providing the issuer the comfort that if security being offered to public डू नॉट एलिक द डिजायर डिमांड, यानी कि आपने आईपीओ आया लेकिन उसकी डिमांड नहीं आई तो अंडरराइटर्स उसको सब्सक्राइब करते हैं. दे विल स्टेप इन बाय द सिक्योरिटीज, वो बाय करते हैं. व्हेन द अंडरराइटर मेक देयर कमिटमेंट टू एन इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ इट इज कॉल्ड हार्ड अंडरराइटिंग. अब उनका कमिटमेंट रहता है कि हम तो बाय करेंगे ही, तो इसको हार्ड अंडरराइटिंग कहते हैं. सॉफ्ट अंडरराइटिंग इज द कमिटमेंट गिव वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड. जब प्राइस डिटरमाइन हो जाता है तो वो सॉफ्ट अंडरराइटिंग कहलाता है. द शेयर दैट डिवॉल्व द यूजुअली प्राइस विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर बाय लिमिट द रिस्क ऑफ द अंडरराइटर्स. अब जो शेयर्स है दैट डिवॉल्व आर यूजुअली प्लेस विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी है ना, जो शेयर्स होते हैं वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसको खरीदते हैं, तो इससे क्या होता है, अंडरराइटर्स का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है. सॉफ्ट अंडरराइटिंग आल्सो कम विद क्लॉज दैट प्रोवाइड द ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम कमिटमेंट इन द इवेंट ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ ऑकरिंग. सॉफ्ट अंडरराइटिंग में ऐसा होता है कि आप को एग्जिट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन सर्टेन इवेंट, यानी कि कोई ऐसा इवेंट, खराब इवेंट आ रहा है तब, है ना, इन द इवेंट ऑफ सर्टन इवेंट्स, कोई खराब इवेंट या अच्छा इवेंट जो भी है, ऐसा ऐसा नहीं कि नॉर्मली निकल गए. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सर? आर्यन जी, आशीष जी, कंचन जी, शुभ जी, भूषण जी, अभिलाषा जी, प्लीज अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे. क्या है, मैं इस बुक से ही लाइन से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बुक अपने आप में बहुत है ना, इसके लिए अपने को कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है. इसमें जो दिया है ना बहुत बढ़िया दिया है, कुछ चीजें तो रिपीट भी किया है इसने. सेम चीज देखिएगा अभी फिर रिपीट भी होगा इसी में, जैसे जो चीज अभी पढ़ रहे हैं फिर रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट होगा. लेकिन मार्केट में अगर बने रहना है, मार्केट आपका इंटरेस्ट है, ओवरऑल मार्केट, तो इससे बेहतर नॉलेज कहीं नहीं मिलने. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स. अन इन्वेस्टर इज द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट. जो इन्वेस्टर है वही तो बैकबोन है सिक्योरिटी. अगर इन्वेस्टर ही नहीं रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन द एनी इकोनॉमी एज द वन लेंडिंग सरप्लस रिसोर्स टू कंपनीज फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी. जिनके पास सरप्लस पैसे हैं, सरप्लस रिसोर्स है ना, उसको इकोनॉमी में डालते हैं ये लोग, सिक्योरिटी मार्केट, तो इकोनॉमी ग्रो करती है. Investor in securities market can be broadly
क्लासिफाइड रिटेलर, जो अपन है रिटेल इन्वेस्टर्स, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं कंप्राइज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको डीएफआई भी बोलते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब इनको डिफाइन किया गया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन होते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सम ऑफ देम आर डिफाइंड हियर ब्रीफली। FPIs, a foreign portfolio investor is an entity stabilized or incorporate outside India, यानी कि आउटसाइड इंडिया है, बाहर से है ना, दूसरे देश से आए हैं, that propose to make investment in India, जिनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। देश इंटरनेशनल इन्वेस्टर मस्ट रजिस्टर विथ रेगुलेटर, यानी कि सेबी के साथ वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेबी के साथ रजिस्टर्ड टू पार्टिसिपेट इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, FPI ऐसा नहीं है कि कोई भी आया खरीद लिया, पहले सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। पी नोट पार्टिसिपेंट्स, अब ये क्या है, पार्टिसिपेटरीज नोट या पी नोट या PN बोलते हैं, आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। जो सेबी रजिस्टर्ड FPIs है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, टू ओवरसीज इन्वेस्टर, यानी कि जो बाहर ओवरसीज दूसरे देश में है, उनको ये इशू किया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहला अपन ने FPI देखा ना, FPI ये पी नोट ओवरसीज इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते हैं, who wish to invest in Indian stock market without registering themselves with market regulators just like SEBI। तो पी नोट्स क्या है, ऐसे लोग जो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करना चाहते लेकिन इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको FPI पी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट कराती है। पी नोट्स प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन सिक्योरिटीज टू दिस इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, a mutual fund is professionally managed collectively investment scheme that pool money from many investors to purchase security on their behalf। अब अपन क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले को 1000-2000 रुपए हर महीने SIP के थ्रू दे दिए, 10,000 या एक मुश्त भी म्यूचुअल फंड को दे दिए, तो उसको कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट द पूल मनी इन स्टॉक, या तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है या बॉन्ड में या अदर सिक्योरिटीज में, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, यानी कि इन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अनुसार। इसमें क्या कौन कौन होता है, एक होता है फंड मैनेजर विद द हेल्प ऑफ रिसर्च टीम, फंड मैनेजर के साथ रिसर्च टीम भी होती है, टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन टर्म विच कंपनी टू इन्वेस्ट। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्टॉक इन द पोर्टफोलियो व्हेन टू एग्जिट और व्हेन टू एंट्री, एग्जिट और एंट्री किसने कौन से स्टॉक्स में करना है और कितना करना है। ओके, ईच इन्वेस्टर ओन यूनिट विच रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ होल्डिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। यस, एनी क्वेश्चन? म्यूचुअल फंड किस चीज को मैनेज करता है, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमसे पैसे कलेक्ट करता है और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के साथ होता है, वो उस पैसे को पर्टिकुलर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी में एंट्री कर लिया, ऐसे नहीं, परसेंटेज वाइज कि उसका कितना परसेंट किस कंपनी में जाना है और उस कंपनी से कब निकलना है, कब एग्जिट करना है, ये सब म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर और इन्वेस्ट अपनी रिसर्च टीम के द्वारा डिसाइड करता है।
और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी एक कंपनी नहीं, ऐसी 2 4 10 कंपनी जो उनको लगती है कि बहुत बढ़िया है, जो उनके रिसर्च में अच्छी साबित होती है, उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। डाइवर्सिफिकेशन जब वो रहता है तो कोई भी इन्वेस्टर को उतना लूज नहीं होगा। एज अ रिजल्ट द इन्वेस्टर इज लेस लाइकली टू लूज मनी ऑन ऑल द इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम। यानी कि जैसे अपन भी करते हैं कि किसी एक शेयर में पूरे पैसे ना डाल के, जैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग रिसर्च उतना नहीं करते, लेकिन जब म्यूचुअल फंड वाले करते हैं तो पर्टिकुलर रिसर्च टीम के साथ उसको वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सर? आपका जो क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड किस चीज को मैनेज करता है, यानी उसमें जरूरी नहीं है, बॉन्ड्स भी होते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। कमोडिटी लाइक गोल्ड को भी वो लोग मैनेज करते हैं, आजकल गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड आ चुका है। ठीक है, बॉन्ड्स को वो लोग खरीदते हैं, और जो बॉन्ड्स को वो लोग खरीदते हैं, और उस बॉन्ड्स को किससे खरीदते हैं? पहली चीज, इन्वेस्टर के पैसे से वो बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम भी वैसे ही रहता है बॉन्ड। जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम, इस टाइप के नाम्स होते हैं, तो उसको खरीदते हैं, और जो बॉन्ड से रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट या जो भी उनका रहता है, पैसे जो मिलते हैं, उसको फिर वो लोग नॉर्मल इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स है, उसको भी मैं स्टडी कराऊंगा, लेकिन पहले क्या है, इसको डीप स्टडी करना जरूरी है। क्वेश्चन को मैं पहले बता दूंगा तो क्या होगा कि आपका ध्यान केवल क्वेश्चन में जाएगा, आपको ये पूरे लाइन से जो अंडरस्टैंड जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपका फोकस नहीं जाएगा। और क्वेश्चन बैंक क्या है, एक तरीके से आपको प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है उसमें। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन वही सेम क्वेश्चंस आएंगे वो जरूरी नहीं है, इसलिए एक एक लाइन पूरी बुक का कंप्लीट करना जरूरी है। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन इन्हीं से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, A to Z। 2 चैप्टर अगर कंप्लीट हो गए, उसके बाद 2 चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम तो एग्जाम निकालने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले ये जो पूरी बुक है उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा दोस्त। जैसे हम कंपनी में स्टॉक देखते हैं तो उसमें, हाँ, उसमें म्यूचुअल फंड का कितना, उसमें ऐसे बताता है, डोमेस्टिक DIIs करके बताता है, DIIs के परसेंटेज बताता है कि इतने परसेंट है। तो जितना उस किसी स्टॉक में DIIs के परसेंट बढ़ते हैं या FPI के परसेंट इंप्रूव होते हैं, इसका ये मतलब है कि ये स्टॉक को रिसर्च टीम ने बहुत अच्छे से देखा है, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और किसी भी स्टॉक में अगर DII या FPI जो है अपना अपना परसेंटेज कम करने लगते हैं, तो उसका ये मतलब है कि ये स्टॉक को ये लोग धीरे 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 करके सब निकलने वाले हैं, क्योंकि कोई खराब न्यूज आने वाली। इसलिए DII या FII के परसेंटेज देखने से कई बार समझ में आ जाता है। अब है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी कोर बिजनेस क्या होता है? टू इंश्योर असेट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ असेट दैट आर इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जैसे अपन कार इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा लेते हैं, आजकल बिल्डिंग्स, सभी बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस आ गया है। देयर आर वेरियस इंश्योरेंस जस्ट लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस होता है,
और एक जनरल होता है। जनरल में अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, कार का होता है, बाइक का इंश्योरेंस हो गया, बिल्डिंग का भी लोग कराते हैं। ठीक है। These companies have huge corpus and they are one of the most important investor in Indian economy. इनके पास बहुत पैसे होते हैं। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर, इनके पास इतने पैसे होते हैं कि इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब में ये लोग पैसे लगाते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास क्या होता है, एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक वो पैसा पड़ा रहता है। ठीक है। तो उस पैसे को ये सिक्योरिटीज, बॉन्ड और अदर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही ज्यादा लगता है और शेयर्स में लगता है ये। ठीक है। इसका मैं बाद में आपको बता दूंगा, ये क्या है, टॉपिक से बाहर है। तो इसको मेरे को आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है। पेंशन फंड्स, अ फंड स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट एंड ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटायरमेंट फंड। जो रिटायरमेंट फंड में पैसे जाते हैं, कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर यानी कि जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं उसको एम्प्लॉयर्स बोलते हैं, और एम्प्लॉय यानी कि जहाँ के अपन एम्प्लॉय, इवन ओनली द एम्प्लॉय, कई बार तो केवल एम्प्लॉयज के का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, पेंशन फंड बोलते हैं उसको। पेंशन फंड इज कॉमन असेट पूल मीन टू जनरेट स्टेबल ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। कॉमन असेट्स पूल रहता है, इसमें जो पैसे रहते हैं वो स्टेबल ग्रोथ चाहिए। क्या है, पेंशन फंड है, अगर ये डूब गया तो बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा ना, कि अब हाँ हम रिटायर हो रहे हैं और हमारे पूरे पैसे स्टॉक में थे, तो स्टॉक तो मार्केट तो जीरो हो गया, तो पैसे भी हमारे जीरो हो गए, तो कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा इसमें ग्रोथ चाहिए, स्टेबल। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लो, ऐसा नहीं, स्टेबल चाहिए। तो मैक्सिमम ये लोग बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। पेंशन फंड्स आर कॉमनली रन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय, ऑल्दो सम लार्ज कॉर्पोरेशन ऑपरेट देयर पेंशन फंड। जो बड़े कॉर्पोरेट हैं जैसे LIC, SBI और जो बड़ी कंपनी है, वो अपने स्टाफ का, एम्प्लॉयज का खुद पेंशन फंड को मेंटेन करते हैं। ठीक है। पेंशन फंड्स कंट्रोल रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड आर सम ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और ये बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशनल यानी कि बहुत बड़ा इनको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर माना जाता है। ठीक है। कोई भी कंपनी में, जैसे कनाडा का जो पेंशन फंड है, उसमें कौन इन्वेस्टमेंट किया है पता है, वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, आपने सुना होगा बीच में जो पेंशन फंड ने अपने थोड़े से शेयर बेचे थे, तो उनसे उससे कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत लॉस हुआ था, उसके शेयर बहुत गंदे से गिरे थे। तो ये सब चीजें भी देखना अपने लिए बहुत जरूरी है, कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि पेंशन फंड चाहता है सिक्योरिटी, कि भैया हमको कम मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई रिस्क है तो बैंक बंद हो गई, तो क्या करोगे। ठीक है। पेंशन फंड, वेंचर कैपिटल फंड, a venture capital fund refer to a pool investment vehicle like mutual fund, but with mandate to invest money in enterprises that are to be early stage। स्टार्टअप कंपनीज में वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, ये कहां पे इन्वेस्टमेंट कर, दैट आर इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट विथ पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म। वेंचर कैपिटल्स को क्या लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो अभी स्टार्ट हुई है और इसमें लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल दिख रहा है, तब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। द लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड एंड हायर रिस्क, इसमें क्या होता है, रिस्क भी हाई होता है, कि भाई बहुत अच्छा ग्रोथ तो दिख रहा है लेकिन फेल भी हो सकता है, जैसे पेटीएम फेल हो गया। 2000 के शेयर्स अभी 700 रुपए में चल रहे हैं, फिर भी तो आधा कैपिटल तो साफ हो गया ना लोगों का। अब कब वापस 2000 आएगा, उसी उसमें ही लोग अटके हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल फंड है ना। लेकिन आई लेकिन मैंने एग्जांपल में आपको पेटीएम बताया, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी थी। ठीक है। वो नहीं,
लिस्ट होने से पहले वेंचर कैपिटल फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज यानी कि बहुत छोटा पौधा है, वो पेड़ नहीं बना है, केवल पौधे में वो लोग पानी डालने का काम कर रहे हैं कि भैया पानी डालो, पेड़ बनेगा तो जो फल होंगे वो हमारा प्रॉफिट है। तो कई बार क्या होते हैं, पौधे सूख भी जाते हैं, चाहे कितना अच्छा, या आंधी तूफान आ गया या कोई खराब न्यूज आ गई तो बंद हो जाते हैं। उसी को वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। टू एक्सेस कन्वेंशनली सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज बैंक एंड कैपिटल मार्केट, venture capitalists bring managerial and technical expertise as well as law along with capital to their investee companies. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कई बार मैनेजर्स भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी अपने रखते हैं उस कंपनी में। ठीक है, और कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मैन पावर भी दे देते हैं, आखिर मैन पावर में भी तो पैसे ही लगने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। ओके चलिए, प्राइवेट इक्विटी फर्म। अब ये क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन और बाय आउट। इन्वेस्टी कंपनीज may be privately held or publicly traded company. The term private equity include venture capital firm. ठीक है, सेम वेंचर कैपिटल की तरह होता है। The money in the fund is contributed by investor called limited partners and invested and managed by general partners. Some of the private equity funds are specialized fund with competence in particular industry, stage of company, targeted deals such as funding buyouts. तो ये क्या करते हैं, ये भी सेम अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में, एक्सपेंशन में, बाई आउट में, ये सब में ये इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट इक्विटीज फर्म। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप में भी होता है और जनरल पार्टनर्स में भी होता है। ये द मनी इन द फंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर, लिमिटेड पार्टनर यानी कि एक लिमिटेड पार्टनर होता है, और इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय जनरल पार्टनर्स यानी कि इन्वेस्ट और उसको मैनेज करते हैं जनरल पार्टनर। ये चीज थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, hedge funds. Hedge fund is an investment vehicle that pool capital from number of investors and invest across the assets, across the product and across the geography. Hedge fund क्या होते हैं, किसी भी assets में किसी across the product and across यानी किसी भी देश में invest कर सकते हैं। These fund manager generally have very wide mandate to generate return on the invested capitals. इनके पास वाइड मैंडेट होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है टू जनरेट रिटर्न्स। दे हंट फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक, इन ये अवसर की तलाश में होते हैं, फॉर देयर इन्वेस्टर वेयर पॉसिबल यानी कि ये जरूरी नहीं है इंडिया में करें, ये जहां पे इनको अवसर दिखता है वहां पे ये लोग एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, जहां अवसर दिखा, किसी भी असेट्स में, किसी भी प्रोडक्ट्स में, कहीं भी। ठीक है, इन दैट सेंस एक्चुअली टर्म hedge fund is a misnomer as this fund may not necessarily be hedge, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हैज हो, जैसा इसके नाम से इंक्लूड है, मे नॉट भी है ना। इसका नाम भले ही हैज फंड्स रखा है, लेकिन अवसर की तलाश में तो जहां ज्यादा बड़ा अवसर दिखेगा वहां पे उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, these are private pool investment scheme that invest in various assets class such as real estate, private companies, commodities, alternate। उनके पास है क्या, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज, कमोडिटी एंड सच अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। द टर्म अल्टरनेटिव टिपिकली इंक्लूड ऑल अदर असेट्स एक्सक्लूडिंग लिस्टेड इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अलावा भी है ना, टर्म अल्टरनेट इंक्लूड ऑल अदर असेट्स, ऑल अदर असेट्स एक्सक्लूडिंग यानी कि इक्विटी, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट और फिक्स डिपॉजिट के अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट्स में ये कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सच एज म्यूचुअल फंड, एनपीएस, इनके अलावा कहीं भी वो कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है।
In India, alternative investment funds are defined in Regulation 21B. SEBI Alternative Investment Fund Regulation 2012. It refers to any privately pooled investment fund, whether from India or foreign source, in the form of trust or company or body corporate to a limited liability partnership, which are not presently covered by any regulation of SEBI governing and management, nor coming under security regulation of any sectoral IRDI, PFRDA and RDI. ठीक है, ये इस फंड, ये जो सेबी का ये जो नियम है 2012 का, इसके द्वारा रेगुलेट है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब सेबी ने इसको 3 कैटेगरी में डिसाइड किया। कैटेगरी 1 AIF, दे रिफर टू AIF विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर्स और सोशल वेंचर और SME और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर जो स्टार्टअप में है, आर एरिया विच गवर्नमेंट और रेगुलेशन कंसिडर एज सोशली और इकोनॉमिक डिजायरेबल। These include venture capital funds, SME funds, social venture fund and infrastructure. तो कैटेगरी 1 में क्या आते हैं? जो स्टार्टअप और अर्ली स्टेज के सोशल वेंचर्स हैं, उसमें SME, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स इंक्लूडेड है। ठीक है। सेकंड है कैटेगरी 2, These refer to those that use complex investment strategy including use of leverage and derivative. तो लीवरेज भी ये लेते हैं और डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर ऑप्शंस के भी यूज करते हैं। तो इसमें हेज फंड, पाइप फंड्स आर रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 3। अच्छा, 3 ऊपर दिया है, 2 नीचे दिया है। ठीक है, चलिए कुछ होगा। कैटेगरी 3 ये अपन ने देख लिया। अब है अगला कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 AIF विच डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 एंड 3। इन दोनों के अंदर जो नहीं आता उसे कैटेगरी 2 में रखा गया है। विच डू नॉट अंडरटेक लिवरेज और बोरिंग, उधारी और लिवरेज नहीं लेते, आर कैटेगराइज अंडर कैटेगरी 2 AIF। वेरियस टाइप ऑफ फंड सच एज रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, फंड फॉर डिस्ट्रेस एसेट्स एंड रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 2 फंड्स। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ना रिवीजन भी करते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है तो चैप्टर बड़ा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आज तो मेरे से 2-3 लोगों से मेरी बात हुई तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाली बात कर रहे थे, इसी की अभी अब ये डिटेल। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्क विथ इन्वेस्टर्स to help them decide on asset allocations and make a choice of investment based on assessment of their need, time horizons and ability to bear risk। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या काम होता है? वो इन्वेस्टर से मिलता है, उसकी चॉइस देखता है कि उस भाई तुमको क्या चीज में इन्वेस्टमेंट पसंद है और कितना एलोकेट कर सकते हैं और कितना तुमको जरूरत है, कितना तुम्हारा टाइम पीरियड है कि भाई 2 साल, 3 साल, 5 साल, और कितना रिस्क तुम बियर कर सकते हो। ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताता है। दे में ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर इन्वेस्टर, यानी कि फाइनेंशियल प्लान भी बनाता है वो इन्वेस्टर्स के, वेयर दे हेल्प इन्वेस्टर डिफाइन द फाइनेंशियल गोल्स एंड प्रपोज अप्रोप्रिएट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू मीट दिस गोल। ठीक है, फिनेंशियल गोल उनके देखता है, अप्रोप्रिएट सेविंग देखता है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वैसी बनाता है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो। अपने अनुसार नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की चॉइस से करता है। अब अगला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। EPF is a scheme that is used to provide retirement benefit in the form of defined benefit scheme to employee to cover organization. Every employer is obliged to provide 12% of basic as contribution to the scheme.